तो दिस पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग आर्टिकल 33 पढ़ चुके थे, आर्टिकल 34 पढ़ना है। तो इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मार्शल लॉ है क्या, और जब कहीं पर मार्शल लॉ लागू होता है तो वहां पर क्या कंडीशन होती है और क्यों मार्शल लॉ लागू होता है। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं आर्टिकल 33 की, और इसके अंतर्गत मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों की सीमा। मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों की सीमा। अब सबसे पहली बात जो इसमें हमें देखना है वो ये है कि मार्शल लॉ है क्या। तो मार्शल लॉ क्या है? अगर देश के में कहीं भी ऐसी स्थिति पैदा होती है, संकट का काल पैदा होता है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनता है कोई एरिया, तो वहां पर मार्शल लॉ, बहुत ही जब संकट का समय होगा, जब सामान्य प्रशासन वहां पर काम नहीं कर पाएगा, तो वहां पर मार्शल लॉ लागू किया जाता है। अब मार्शल लॉ क्या है? वहां का नियंत्रण पूर्ण रूप से सेना को सौंप दिया जाता है, और जब सेना को वहां का नियंत्रण सौंप दिया जाता है तो जो प्रशासन होता है उसको पूरा कौन कंट्रोल करता है? सेना करता है। तो मार्शल लॉ के अंतर्गत अनुच्छेद 34 में बताया गया है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ, कि वहां पर जो लोग रहने वाले हैं, अगर कोई एरिया है, मान लीजिए इंडिया है, और इसके किसी हिस्से में मार्शल लॉ लागू किया जाता है, मान लीजिए इस हिस्से में मार्शल लॉ लागू किया गया, या इस हिस्से में कहीं भी मार्शल लॉ लागू किया गया, तो वो जो मार्शल लॉ लागू हुआ तो वहां पर क्या होगा? वहां पर सेना को पूर्ण रूप से नियंत्रण सौंप दिया जाएगा। अर्थात चुनी हुई सरकार, अर्थात जो नागरिक सरकार है, वो किसी प्रकार का निर्णय वहां पर नहीं लेगी। कोर्ट भी उस समय बंद रहेगा, मतलब पूर्ण रूप से वो किसके अंडर में आ जाएगा? सेना के अंदर। ठीक है, तो अब आप सब कुछ समझ चुके हैं, बस यही समझना है हमें, और इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और आप देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन इवन देन अब कथन कारण से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनने लगे, इसलिए आपको ऐसा पढ़ने की जरूरत है। बाकी हम जानते हैं कि आपको अनुच्छेद पता है, लेकिन इस अनुच्छेद की मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, क्या चीजें इसमें संभावनाएं हो सकती हैं, वो सारी चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। तो अनुच्छेद 34 कहता क्या है, ये देखिए। यदि देश के किसी हिस्से में ऐसी गंभीर स्थिति आ जाए, तो ऐसी गंभीर स्थिति जैसे युद्ध है, युद्ध हो, या फिर क्या हो, जैसे युद्ध है, विद्रोह हुआ, या कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाए, उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाए, तो वहां सेना को नियंत्रण सौंपा जाता है। इस स्थिति को कहते हैं मार्शल लॉ। इसे ही क्या बोला जाता है? मार्शल लॉ। बात समझ में आई होगी? फिर समझिए। और ऐसे समय में संसद यह तय कर सकती है कि कौन से मौलिक अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित होंगे, और ऐसे कानून जो सामान्यतः असंवैधानिक माने जाते हैं, जैसे बिना बताए हुए किसी को गिरफ्तार कर लेना, किसी के घर की तलाशी ले लेना, तो ऐसे जो असंवैधानिक माने जाते हैं जो चीजें, वही क्या मान लिया जाता है? वही मान लिया जाता है कि वही कानून क्या है? वैध है, वही कानून क्या है? वैलिड है। तो एक्सट्रीम कंडीशन होती है तभी लागू किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजें होंगी। फिर उसके बाद में इसमें हम देखते हैं कि मार्शल लॉ है क्या। तो हम समझ चुके हैं कि मार्शल लॉ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश या किसी क्षेत्र की सामान्य नागरिक सरकार, यहां पर ये समझिएगा आप, सामान्य नागरिक सरकार, क्या कहा गया है? सामान्य नागरिक सरकार की जगह सेना को नियंत्रण सौंप दिया जाता है। किसको नियंत्रण सौंप दिया जाता है? सेना को। यानी जब हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पुलिस या प्रशासन नियंत्रण नहीं कर पाते, तब सेना कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुद मोर्चा संभालती है, तो उसे क्या कहा जाता है? मार्शल लॉ। ठीक है, फिर देखिए कि भारत में मार्शल लॉ कब लागू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग समझते हैं कि भ्रम की स्थिति रहती है कि जम्मू कश्मीर में मार्शल लॉ पक्का लागू हुआ है, या पूर्वोत्तर राज्यों में मार्शल लॉ पक्का लागू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में आज तक एक बार भी मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ, आज तक एक बार भी। ध्यान रखना इस बात को। मार्शल लॉ है क्या? मार्शल लॉ भारत में आज तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। तो देखिए, नहीं, भारत में अब तक कभी भी आधिकारिक रूप से मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ। तो फिर वहां पर जो सेना को नियंत्रण दिया गया था वो था क्या? तो वो कानून के अंतर्गत उनको नियंत्रण दिया गया था। वहां पर संसद एक विशेष कानून बनाकर वहां पर सेना को नियंत्रण देती है, और उसको कुछ हद तक नियंत्रण देती है। मतलब जो डिसीजन होते हैं वो नागरिक सरकार ही लेती है। अगर डिसीजन भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसीजन है वो भी अगर सेना लेने लगे, तब तो वहां पर मार्शल लॉ लागू हुआ, कोर्ट बंद हो जाएगी।
मार्शल लॉ लागू होने के लिए क्या क्या चाहिए? पहली चीज तो डिसीजन भी वहां कौन ले? सेना ले। जो नागरिक सरकार जो है वो डिसीजन ना ले, चुनी हुई सरकार वो डिसीजन ना ले। दूसरी चीज वहां के कोर्ट बंद हो जाएंगे, कोर्ट नहीं तो कभी भी वहां पर ना तो कोर्ट बंद हुए और ना डिसीजन सेना ने खुद लिया, चुनी हुई सरकार ने डिसीजन लिया। तो देखिए, हालांकि कुछ क्षेत्रों में सेना की भारी तैनाती, कर्फ्यू और सख्त कानूनों जैसे आसपा के कारण लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि मार्शल लॉ जैसी स्थिति है, लेकिन वो संवैधानिक रूप से मार्शल लॉ नहीं होती। आप समझिएगा इसको। भारत में मार्शल लॉ क्यों लागू नहीं हुआ? क्यों नहीं लागू हुआ ये समझिएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? एक लोकतांत्रिक देश है। संकट की स्थिति में संविधान बना रहता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान में ही ऐसी व्यवस्था की गई है कि संकट की स्थिति में भी संविधान के अनुसार ही देश चले। हमारे यहां हर तरह की व्यवस्था है संविधान में। फिर संकट की स्थिति में भी यह संविधान बना रहे। प्रशासनिक नियंत्रण, देखो जो हम बात कर रहे थे, प्रशासनिक नियंत्रण हमेशा नागरिक सरकार के पास रहता है। प्रशासनिक नियंत्रण हमेशा किसके पास रहता है? नागरिक सरकार के पास रहता है। और न्यायपालिका कोर्ट बंद नहीं होती। आगे क्या है? इसीलिए सेना चाहे मैदान में हो या प्रशासनिक सत्ता, उसके पास नहीं आ जाती, जो कि मार्शल लॉ की मूल पहचान। बात समझ गए होंगे? मार्शल लॉ एकदम क्लियर हुआ होगा। फिर है भ्रम क्यों पैदा होता है, तो इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो ऐसा भ्रम क्यों होता है ये समझना। कई बार जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर राज्य जैसे मणिपुर, नागालैंड, पंजाब जैसे क्षेत्रों में सेना तैनात रही है। जाहिर सी बात है, जब कहीं की स्थिति कंट्रोल में नहीं रहती तो वहां पर सेना तैनात करना पड़ता है। लेकिन वो सेना जो है AFSPA जैसे सख्त कानून, अर्थात आसपा जैसे सख्त कानून लागू रहे हैं, आम नागरिकों की गतिविधियों पर नियंत्रण रहा है। इसलिए लोग सोचते हैं कि वहां मार्शल लॉ था, पर असल में वह केवल सुरक्षा व्यवस्था थी और ताकि न कि संवैधानिक मार्शल लॉ। तो आज तक भारत में कभी भी मार्शल लॉ लागू ही नहीं हुआ। तो हम लोग आर्टिकल 33 पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 33 के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया था कि जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके मौलिक अधिकारों को संसद कानून बनाकर जो मौलिक अधिकार रोकना चाहती है, उनको नहीं देना चाहती, उस पर वो रोक लगा सकती है। ठीक है। आर्टिकल जो आपका 34 है, इसमें कहा गया कि अगर किसी एरिया में अगर मार्शल लॉ लागू होता है तो वहां पर भी क्या किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यहां पर हम समझ रहे थे कि मार्शल लॉ है क्या, और फिर हम लोगों ने बात किया कि भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू नहीं है। और क्या लागू होता है, लोगों को ऐसा लगता क्यों है? तो कहा गया कि यहां पर आसपा जैसे कानून है, AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब जाहिर सी बात है, नाम से ही स्पष्ट है कि आर्म्ड फोर्सेस जो सशस्त्र बल है उनको स्पेशल पावर एक्ट, उनको स्पेशल पावर दे दी जाती है कुछ हद तक। तो उसी कानून के तहत वो क्षेत्र विशेष डील किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कानून बना था 1958 में। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। दोनों अनुच्छेद खूब अच्छे से पढ़िएगा आप, और हमने बहुत ही अच्छे से इसमें डिस्कशन किया है, इसके मेरिट डिमेरिट दोनों पर बात किया। अगर आपको लिखने के लिए भी आता है तो आप बहुत अच्छे से इसके लाभ को गिना सकते हैं, इसकी हानि को गिना सकते हैं, है क्या बता सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आर्टिकल 35, जो कि मुझे लगता है कि 1.5 मिनट का वीडियो होगा, या आप रहने देते हैं, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 35। इसमें कहा गया है कि संसद की विशेष विधायी शक्ति, संसद की विशेष विधायी शक्ति मतलब यह हुआ कि मौलिक अधिकारों में कानून बनाने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। अर्थात कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ संसद कानून बना सकता है, जो राज्य है वो कानून नहीं बना सकते। तो यही देखना है कि कौन कौन से कानून है, कौन कौन से आर्टिकल है जिस पर संसद कानून बनाता है। तो चलिए, यहां पर कहा गया है कि आर्टिकल 35 पावर टू मेक लॉज, कानून बनाने का अधिकार एक्सक्लूसिवली बाय पार्लियामेंट। ठीक है। तो अब क्या है? अनुच्छेद 35 ये तय करता है कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर केवल संसद यानी केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सरकार नहीं। मतलब कुछ अनुच्छेद ऐसे दिए गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है? केंद्र सरकार को, इंडियन पार्लियामेंट को। राज्य सरकारें वहां पर कानून नहीं बना पाएंगे। ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए, हम लोग आगे देखेंगे अभी कि इसमें
कौन कौन से कानून है? तो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत, अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कौन कौन से कानून है? 16(3) है, 32(3) है और 33(34) आपने पढ़ाई है। अब अनुच्छेद 16 आपको पता है कि अनुच्छेद 16 क्या है? तो अनुच्छेद 16 आपको पता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब अगर कोई पब्लिक सेक्टर में अगर कोई जॉब निकलती है तो उसमें अवसर की समानता होगी, मतलब सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, सब लोग वहां। लेकिन इस पर एक वर्ड यूज किया जाता है, संरचनात्मक भेदभाव। तो संरचनात्मक भेदभाव के तहत अगर चाहे तो संसद कानून बना दे कि किसी पर्टिकुलर राज्य के लोगों को ही किसी नौकरी में क्या किया जाएगा? प्राथमिकता दी जाएगी। किसी पर्टिकुलर राज्य में कोई अगर इस तरह से नौकरियां निकलती हैं सरकार की तरफ से, तो वहां पर प्राथमिकता किसको दी जाएगी? किसको दी जाएगी? केवल उस राज्य के लोगों को। तो ये जो है अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में स्थान के आधार पर आरक्षण, ये जो संरचनात्मक भेदभाव है, ध्यान रखना। ये लोग कहते हैं कि मौलिक अधिकार तो है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अर्थात किसी आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तब फिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो उसी मौलिक अधिकार में छूट दी गई है कि अगर संसद चाहे तो पर्टिकुलर एरिया को क्या कर सकता है? कह सकता है कि केवल वही के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी उस नौकरी में। तो ये कैसा भेदभाव है? इसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक भेदभाव। संरचनात्मक भेदभाव, संरचनात्मक भेदभाव, संरचनात्मक भेदभाव। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 32(3), तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों की शक्तियां। अब सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है कि अगर वो चाहे तो वो किसी भी विशेष न्यायालय को या किसी न्यायालय को ये कह सकती है कि आप मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं? जब हम लोगों ने पढ़ा था ना आर्टिकल 32, उसमें जो रिट जारी किए जाते हैं, तो उस रिट को जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी और न्यायालय को भी दे सकती है। दो बातें स्पष्ट हुई। और फिर आपको कुछ जानना ही नहीं, अनुच्छेद 33 आप जानते हो कि सशस्त्र बलों अर्थात आर्म्ड फोर्सेस जो होंगी उन पर, आर्म्ड फोर्सेस जो होंगी उन पर उनके मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार केवल किसके पास है? संसद कानून बनाकर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पुलिस लिखा हुआ है लेकिन राज्य पुलिस मतलब इसके अंतर्गत नहीं आएगी। यहाँ पर केवल कौन आएगा? सेना आएगा, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, आईबी आएगा और इसके अलावा सीआरपीएफ आएगा, बीएसएफ आएगा, ये सब आएंगे। जो पुलिस है, राज्य पुलिस होती है, उसको कंट्रोल किया जाता है कहां से? पुलिस एक्ट के द्वारा रूल रेगुलेशन बनाकर उनको कंट्रोल किया जाता है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है, तो उनके मौलिक अधिकारों को वहां से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में ये अनुच्छेद 33 हो गया। फिर उसके बाद अनुच्छेद 34 है। अनुच्छेद 34 भी आप जानते हो कि मार्शल लॉ अगर कहीं लागू है के समय भी वहां पर मौलिक अधिकारों पर रोक लगाया जाए। अब देखो, खूब डिटेल में आप जान चुके हैं कि क्या है अनुच्छेद 33 क्या है? आर्म्ड फोर्सेस के मौलिक अधिकारों को संसद कानून बनाकर जिन भी मौलिक अधिकारों को चाहती है प्रतिबंधित कर सकती है। पहली चीज। अनुच्छेद 34 क्या है? अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो वहां पर संसद कानून बनाकर वहां के मौलिक अधिकारों को रोक सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। थर्ड क्या है कि अनुच्छेद 35 संसद को यह अधिकार देती है कि 33-34 के अंतर्गत जो कानून बना रही है, 16(3) के अंतर्गत जो कानून बना रही है, 32(3) पर कानून कौन बना रहा है? संसद बना रही है। ठीक है। तो ये जो है कुछ विशेष अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कुछ विशेष अनुच्छेद हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है? केवल किसको है? इंडियन पार्लियामेंट को, ना कि राज्य सरकार को। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये तो हम लोग छूटा हुआ पार्ट समझ लीजिए पूरा कर रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी पर, तो वहां पर मजा आने वाला है हम लोगों को कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी किस तरह से एक दूसरे से अलग है और क्यों अलग किया गया, पूरी कहानी होगी। क्योंकि डीपीएसपी भी एक तरह से अधिकार ही है, राज्य के नीति तत्व भी क्या है? अधिकार ही है, लेकिन उनको मौलिक अधिकारों से क्यों अलग किया गया देखेंगे कि 1947 में ऐसी क्या परिस्थिति, मतलब जब संविधान निर्माण हो रहा था उस समय ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि जिनकी वजह से स्वतंत्र भारत में डीपीएसपी को अधिकार में कन्वर्ट नहीं किया गया। तो जब अधिकार नहीं है तो उसको रखा क्यों गया? इन सारी बातों पर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको जो है डिस्कशन करेंगे। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है
इसको आप लोग चाहें तो आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, यहां से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, सारी चीजें हैं इसमें। और अब गया कि समानता का अधिकार किसमें आया, किसमें है, तो आप फिर लड़ाई में नहीं होंगे, क्योंकि ये सबको पता है कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक है। अब स्वतंत्रता का अधिकार का क्या है ये सबको पता है, तो वहां पर लड़ाई वास्तव में होगी नहीं। कंपिटिटिव एग्जाम में अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको इसी तरह से जानना होगा। यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, यूपीपी की वैकेंसी आ रही है, आप लोग उसके लिए संविधान को पूरा शुरू से स्टार्टिंग से देखना शुरू कीजिए। मेरा तो नंबर है आप सभी के पास, चाहें तो आप नंबर से मुझसे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप व्यक्तिगत मिलकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बशर्ते आप लोग अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ने का कोई विकल्प नहीं होता। भले ही आपको ये समय अभी थोड़ा खराब लग रहा हो कि पढ़ना पड़ेगा बैठकर, लेकिन लाख गुना अच्छा है, पढ़ने जैसा आसान काम कहीं है ही नहीं। आप सोचिए कि हमारे आसपास ऐसी लाइब्रेरी है कि जहां आप बैठकर 500 रुपए में एसी में पूरा दिन पढ़ सकते हो, और जो मजदूर पूरा दिन बेचारा काम करता है धूप में बारिश में, आप देखते होंगे, तो उनको जो है मजदूरी ही मुझे लगता है कि 300-400 के बीच ही मिलती है। तो आप सोचो कि पूरे महीने की फीस आपकी लाइब्रेरी की कितनी है, 500, और एसी में बैठकर। लेकिन हम वहां नहीं पढ़ना चाहते, हम अपने माता पिता का पैसा बर्बाद करते रहते हैं, और ये स्वर्णिम समय जब गुजर जाता है तो बाद में हम लोगों को बहुत पश्चाताप होता है। हालांकि हम ये सब जल्दी बोलते नहीं है, लेकिन प्रसंगवश आ गया, तो आप लोग ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पर खूब अच्छे से, और मुझसे जो मदद हो सकती है मैं करूंगा, और इसी तरह से वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो सीरियस, जो गंभीर स्टूडेंट है वो हमारे साथ जुड़ सके, ना कि 2 मिनट में पूरा पढ़ने वाले। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।